नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज पश्चिम एशिया में सीजफायर पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। ईरान ने अमेरिका और इजरायल पर युद्ध विराम की 3 शर्तों के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। एक बार फिर उन्होंने मनमाने बयान देने शुरू कर दिए। ट्रंप ने पश्चिम एशिया से अपने सैनिक वापस बुलाने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी धमकी दी है कि हमारा मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है और हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। इसके साथ ही इजरायली सेना ने लेबनान में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है और दावा किया है कि उसके हमले में हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम का निजी सचिव अली यूसुफ हर्शी मारा गया। वहीं कई आम नागरिकों की भी जान गई है, जिसके बाद ईरान ने सीजफायर पर अमेरिका को दिया अल्टीमेटम कि उसे किसी एक को चुनना होगा, या तो युद्ध विराम या फिर इजरायल के जरिए जारी युद्ध। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। जिसके बाद इस संघर्ष विराम को लेकर सवाल गहराते जा रहे हैं। तो क्या है पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख ले जिन पर आगे होगी बात। ईरान में युद्ध रोकते ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया नया मोर्चा खोलने का संकेत। नेटो देशों को धमकाया, ग्रीनलैंड पर नजर। परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाने में जुटा फ्रांस। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दोबारा छिड़ सकती है जंग। दोनों देशों में शांति समझौता कराने में फेल हुआ चीन। 6 देशों ने मध्यस्थता में निभाई भूमिका। बांग्लादेश में पूर्व पीएम शेख हसीना की सियासत पर लग सकता है विराम। अवामी लीग आतंकी संगठन घोषित। बांग्लादेश संसद ने लगाया स्थायी बैन। और चलते चलते में देखेंगे फेल हो गई वैज्ञानिकों की 300 साल पुरानी थ्योरी। पक्षियों की पैनी नजर से उठा राज। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारत और इजरायल मुस्लिमों के दुश्मन, इस्लामी वर्ल्ड एकजुट हो जाएं। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का भड़काऊ बयान। क्षेत्र में शांति के लिए खतरों के प्रति सतर्क रहने की अपील की। भारत और बांग्लादेश मजबूत करेंगे रक्षा संबंध। पूर्व कार्यवाहक पीएम यूनुस के जाते ही बदले रिश्ते। भारत के उच्चायुक्त प्रणय ने पीएम तारिक रहमान के रक्षा सलाहकार रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल इस्लाम से की मुलाकात। म्यांमार के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मिन ने नए मंत्रिमंडल की नियुक्ति की। 30 मंत्रियों की सूची को दी मंजूरी। विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शाखाओं में सेना का वर्चस्व अब भी बरकरार। अमेरिकी सीनेटर बैंक्स ने ताइपे में राष्ट्रपति लाई चिंगते के साथ की बैठक। ताइवान की संसद से की बड़ी अपील। रुके हुए रक्षा व्यय योजना को पारित करने की उठाई मांग। तो पश्चिम एशिया में जंग रुक गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 2 हफ्तों के सीजफायर के ऐलान के बाद तो यही लगा था, लेकिन ये युद्ध विराम महज कुछ घंटे भी नहीं टिक पाया और ईरान की तेल रिफाइनरी पर धमाके की आवाज गूंजने लगी, जिसके बाद ये सीजफायर सवालों से घिर गया और अब ईरान का गुस्सा भी फूट पड़ा। उसने कड़े शब्दों में कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध विराम बेकार है। ईरान ने इस संघर्ष विराम के लिए दिए गए 10 सूत्रीय प्रस्ताव के 3 बिंदुओं के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने कहा कि तेहरान की मुख्य शर्तों के उल्लंघन के बाद अमेरिका के साथ संघर्ष विराम और बातचीत अतार्किक है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने 10 सूत्रीय प्रस्ताव को बातचीत के लिए एक व्यवहारिक आधार बताया था। वहीं इसके 3 प्रावधानों का पहले ही उल्लंघन किया जा चुका है। उन्होंने आगे उन 3 बिंदुओं को भी बताया जिन्हें लेकर वो इस युद्ध विराम पर सवाल उठा रहे हैं। गालिबफ ने कहा कि पहला उल्लंघन लेबनान से संबंधित युद्ध विराम के बिंदु का पालन न करना है। दूसरे उल्लंघन के लिए ईरानी हवाई क्षेत्र में एक ड्रोन का प्रवेश जिम्मेदार है, हालांकि इसे फार्स प्रांत के लार्क क्षेत्र में मार गिराया गया। और तीसरा उल्लंघन यूरान के यूरेनियम संवर्धन के अधिकार से इनकार करना है। दरअसल इजरायल का कहना है कि युद्ध विराम की शर्तों में लेबनान शामिल नहीं है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी कहा कि लेबनान का मुद्दा ईरान के साथ सीजफायर की शर्तों में शामिल नहीं था, जबकि खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जिन्हें इस युद्ध विराम का क्रेडिट दिया जा रहा है, उनका भी कहना है कि इजरायल और अमेरिका के ये दावे सरासर झूठ है। लेबनान में शांति भी सीजफायर का हिस्सा है, लेकिन बीती रात इजरायली सेना ने लेबनान पर इस युद्ध का अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। इजरायली फाइटर जेट्स ने 10 मिनट में 100 एयर स्ट्राइक की। इस ऑपरेशन में 50 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। ये हमले लेबनान की राजधानी बेरूत, बेका घाटी और दक्षिणी लेबनान में किए गए, जिसमें रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। इन हमलों में कम से कम 254 लोग मारे गए और 1100 से ज्यादा घायल हुए हैं।
मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है क्योंकि बचाव दल मलबे के नीचे लोगों को तलाश रहा है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने इसे मानवता के खिलाफ अपराध करार दिया है। उन्होंने कड़े स्वर में इजरायल की निंदा करते हुए कहा कि आज इजरायल एक बार फिर अपनी आक्रामकता पर अड़ा हुआ है। वो सभी मानवीय मूल्यों की सरेआम धज्जियां उड़ाते हुए हालात को शांत करने और स्थिरता लाने की सभी कोशिशों को नजरअंदाज करते हुए अपने शर्मनाक रिकॉर्ड में एक और मानवता के खिलाफ अपराध जोड़ रहा है। इजरायल के इन हमलों को लेकर ईरान भी भड़का हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका को यह साफ कर दिया है कि ईरान और अमेरिका युद्ध विराम की शर्तें साफ है। अमेरिका को चुनना होगा, या तो युद्ध विराम या फिर इजरायल के जरिए जारी युद्ध। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। दुनिया लेबनान में जिस तरह बड़े पैमाने पर जान ली जा रही है उसे देख रही है। अब गेंद अमेरिका के पाले में है। दुनिया देख रही है कि वो अपने वादों पर चलता है या नहीं। यानी ईरान ने अब गेंद पूरी तरह अमेरिका के पाले में डाल दी है कि ये युद्ध विराम टिकेगा या नहीं, इसकी जिम्मेदारी अब ट्रंप की है। लेकिन जिस तरह अमेरिका और इजरायल की तरफ से ईरान पर दबाव बनाने की कोशिशें अब भी जारी हैं, धमकियों का दौर अब भी नहीं थमा है। ऐसे में 10 अप्रैल को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाली बैठक पर भी खतरा मंडराता नजर आ रहा है। दरअसल ट्रंप ने अपने सैनिकों को पश्चिम एशिया से वापस बुलाने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर अपनी पोस्ट में कहा कि अमेरिका के सभी जहाज, विमान, सैनिक, गोला बारूद, हथियार और तमाम दूसरे सैन्य उपकरण ईरान के अंदर और आसपास तब तक मौजूद रहेंगे। ये तब तक नहीं लौटेंगे जब तक कि असली समझौता पूरी तरह से लागू नहीं हो जाता है। अगर किसी वजह से चीजें सही दिशा में नहीं जाती हैं, जिसकी संभावना बहुत कम है, तो ऐसी गोलीबारी शुरू की जाएगी जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी होगी। ट्रंप ने जहां ईरान पर दोबारा हमले शुरू करने की धमकी दी है, वहीं इजरायली पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू ने भी साफ कहा है कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। उन्होंने कहा कि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि हमारे कुछ लक्ष्य अभी भी बाकी हैं और हम उन्हें हासिल करेंगे, चाहे समझौते से या फिर लड़ाई करके। हमारी उंगली अभी भी ट्रिगर पर ही है। यह हमारे अभियान का अंत नहीं है, बल्कि हमारे सभी लक्ष्यों को हासिल करने की राह में उठाया गया बस एक कदम है। नेतन्याहू के बयानों से साफ हो गया है कि यह युद्ध विराम इस युद्ध का अंत नहीं है, यह केवल एक पड़ाव है। ऐसे में पश्चिम एशिया में शांति की कोशिशें सवालों से घिर गई हैं। अब देखना यह होगा कि इस्लामाबाद की बैठक में आखिर क्या होता है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे नेटो को ट्रंप की बड़ी धमकी की। तो ईरान जंग के दौरान हमने देखा कि किस तरह अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों के बीच बड़ी दरार पड़ गई जब नेटो देशों ने इस जंग में अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया। कुछ ने खुलकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जंग छेड़ने के फैसले की निंदा की, तो कुछ ने इतना ही कहा कि यह जंग हमसे पूछकर शुरू नहीं की गई और ना ही ये जंग हमारी है, इसलिए हम हथियार नहीं उठाएंगे। यह एक बड़ी वजह रही कि अमेरिका इस जंग में कमजोर पड़ गया और आखिरकार ट्रंप को युद्ध विराम का ऐलान करना पड़ा, वो भी ईरान की शर्तों पर बातचीत की मंजूरी के साथ। ऐसे में अब नेटो देश ट्रंप के निशाने पर आ गए हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि अमेरिका इस ट्रांस अटलांटिक गठबंधन यानी नेटो को छोड़ने पर भी विचार कर सकता है। और इसी कड़ी में अब एक बार फिर ट्रंप ने अपने ही गठबंधन सहयोगियों को कड़ी चेतावनी दी है और साथ ही ग्रीनलैंड को लेकर भी भड़काऊ बयान दिया है, जिससे क्षेत्र में तनाव दोबारा बढ़ गया है। दरअसल नेटो महासचिव मार्क रुटे ने वॉशिंगटन में ट्रंप से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि गठबंधन के अंदर इस वक्त काफी तनाव है। ट्रंप कई नेटो सहयोगियों से निराश हैं और उनकी बात में दम भी है। ट्रंप के गुस्से की असली वजह यह है कि जब अमेरिका ईरान के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी कर रहा था, तब कई साथी देशों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने ना तो अपने देश के ऊपर से अमेरिकी लड़ाकू विमानों को उड़ने का रास्ता दिया और ना ही समंदर में सुरक्षा के लिए अपनी नेवी भेजी। वहीं ट्रंप का मानना है कि इस मुश्किल घड़ी में नेटो सहयोगियों की परीक्षा हुई और वे उसमें फेल हो गए, इसलिए अब उन्होंने अपने ही सहयोगियों को सबक सिखाने की ठान ली है। उनके बयानों से तो कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। नेटो महासचिव के साथ बैठक के बाद भी उनका बयान नेटो देशों के लिए चेतावनी ही मानी जा रही है। उन्होंने कहा है कि जब हमें नेटो की जरूरत थी तब वे वहां नहीं थे और अगर हमें फिर से उनकी जरूरत पड़ेगी तो भी वे हमारी मदद के लिए नहीं होंगे। ग्रीनलैंड को याद रखना, बर्फ का वो विशाल बद इंतजाम टुकड़ा। ट्रंप की इस टिप्पणी ने ग्रीनलैंड को फिर से चर्चा में ला दिया है, क्योंकि ग्रीनलैंड को लेकर ही यूरोप और अमेरिका में तनाव की शुरुआत हुई थी।
जिस तरह ट्रंप ने डेनमार्क, जो खुद एक नेटो देश है, उसके स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी दी, उसके बाद यूरोपीय देश ग्रीनलैंड के समर्थन में आ गए। फ्रांस जैसे देशों ने तो डेनमार्क के साथ मिलकर ग्रीनलैंड में अपनी सेना तक तैनात कर दी कि अगर ट्रंप की जिद में इस क्षेत्र में कोई संघर्ष छिड़ता है तो ग्रीनलैंड की संप्रभुता को बचाया जा सके। और अब जब ट्रंप ने चेतावनी दी है कि उस बर्फ के टुकड़े को याद रखना, तो यूरोपीय देशों की चिंता बढ़नी भी तय मानी जा रही है। यही वजह है कि यूरोपीय देश अब अमेरिका की सुरक्षा छतरी को छोड़ अपनी सुरक्षा को मजबूत बनाने में जुट गए हैं। फ्रांस ने अपनी परमाणु प्रतिरोधक क्षमता यानी न्यूक्लियर डिटरेंस को बढ़ाने की दिशा में मजबूती से काम करने का संकेत दिया है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस ने अपडेटेड मिलिट्री प्लानिंग कानून के तहत आने वाले 4 सालों में यानी 2030 तक अपने रक्षा खर्च में 36 अरब यूरो, जो लगभग 53.6 अरब डॉलर होता है, ये और जोड़ने की योजना बनाई है। फ्रांस की सरकार ने यूरोजोन के सबसे बड़े बजट घाटे में से एक के बावजूद रक्षा खर्च में यह बढ़ोतरी की है। यह कानून उसके परमाणु हथियारों के जखीरे को बढ़ाता है और मिसाइल ड्रोन के स्टॉक को भी मजबूत करता है। इससे साफ है कि आने वाले सालों में फ्रांस अपनी मिसाइल जखीरे के साथ साथ परमाणु हथियारों की संख्या को भी बढ़ाने जा रहा है। फ्रांस की रक्षा मंत्री कैथरीन वॉटरिन का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय भू राजनीतिक के संतुलन में आए गहरे और कठोर बदलाव ने हमें ज्यादा मजबूती और तेजी से आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया है, जिससे साफ है कि अगर अमेरिका नेटो से अलग होने का भी फैसला करता है या फिर ग्रीनलैंड के खिलाफ कोई अभियान ही छेड़ता है, तो यूरोप भी अमेरिका का सामना करने के लिए तैयार है। लेकिन इन सब के बीच नेटो का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, यह भी तय है। और अब अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। तो एक बार फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंग की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच सीमा पर जारी तनाव और ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। चीन ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए सीज फायर कराने की कोशिश की थी। 1 हफ्ते तक वार्ता आयोजित की गई, लेकिन अपनी इस कोशिश में चीन को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि यह बातचीत बिना किसी ठोस समझौते के ही खत्म हो गई। बैठक के दौरान तालिबान ने पाकिस्तान को लेकर आक्रामक रुख दिखाया। चीनी प्रवक्ता माओ निंग ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि तीनों देशों के अधिकारियों ने बहुत अच्छे माहौल में खुलकर और व्यावहारिक तरीके से चर्चा की। सभी पक्ष एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच संपर्क बनाए रखना बहुत जरूरी है। उरुमकी में हुई ये प्रक्रिया काफी उपयोगी और सार्थक रही है। वहीं डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ये वार्ता बिना किसी ठोस नतीजे के ही खत्म हो गई। इस बैठक में अफगानिस्तान ने लगातार पाकिस्तान पर तालिबान के मुद्दे को लेकर आंखें दिखाई और तालिबान के कुछ सवालों ने पाकिस्तानी अफसरों की परेशानी बढ़ा दी, जिसके चलते दोनों पक्षों में समझौता नहीं हो पाया। वहीं बीबीसी पश्तो ने भी कहा है कि चीन में हुई बैठक में तालिबान ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए आतंकवाद की परिभाषा साफ करने के लिए कहा। इसके अलावा तालिबान ने डुरंड लाइन को मान्यता न देने की बात भी कही। उसने यह भी कहा कि अस्थायी युद्ध विराम के बावजूद पाकिस्तानी सेना उसके क्षेत्र में हमले कर रही है। वहीं अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी पाकिस्तान को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए नजर आए और उन्होंने पाकिस्तान को इस 6 दिनी बैठक में दो टूक कह दिया कि हमारी कोशिश जंग को खत्म करने की रहेगी, लेकिन यह सब पाकिस्तान पर निर्भर करेगा। वहीं पाकिस्तान का कहना है कि जब तक टीटीपी को अफगानिस्तान से खत्म नहीं किया जाएगा तब तक बात नहीं बन सकती है। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने टीटीपी को पाकिस्तान की समस्या बताया है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच का टकराव बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच समझौता कराने में पाकिस्तान समेत 6 देश शामिल हैं। इनमें चीन, तुर्की, पाकिस्तान, यूएई, सऊदी अरब, कतर का नाम शामिल है। 6 दिन तक चली इस समझौता वार्ता में दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद यह बैठक बेनतीजा हो गई। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोबारा संघर्ष की तरफ बढ़ेंगे या सीजफायर की कोई और कोशिशें अपनाई जाएंगी। और अब अगली खबर में बात करेंगे बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के बाद चर्चा होने लगी थी कि पूर्व पीएम शेख हसीना अब देश वापसी कर सकती हैं। लेकिन अब जिस तरह से नवनियुक्त प्रधानमंत्री तारिक रहमान एक के बाद एक कई फैसले ले रहे हैं और उनका जो रुख है उसने इन चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। और अब बांग्लादेश की संसद ने बेहद सख्त कानून पारित किया है, जिसके तहत पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर लगे प्रतिबंध पर आधिकारिक रूप से कानूनी मुहर लगा दी गई है। अब अवामी लीग बांग्लादेश में एक प्रतिबंधित संगठन बन गया है।
इस खबर ने बांग्लादेश की सियासत में खलबली मचा दी है। बता दें कि संसद में गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने इस विधेयक को पेश किया और कहा कि यह कानून एक ऐसी संस्था को प्रतिबंधित करने के लिए है जो मानवता के खिलाफ अपराध और आतंकी गतिविधियों में शामिल रही है। यह नया कानून पिछले आतंकवाद विरोधी अधिनियम में संशोधन है, जिसे पहले मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए लागू किया था। हालांकि उन्होंने अवामी लीग का नाम तो नहीं लिया, लेकिन अब इस कानून के लागू होने के बाद अवामी लीग का चुनाव आयोग में पंजीकरण स्थायी रूप से रद्द रहेगा। अब पार्टी ना तो चुनाव लड़ सकेगी और ना ही किसी तरह की राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा ले पाएगी, जो अवामी लीग के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इस कानून में यह भी प्रावधान है कि सोशल मीडिया या मुख्य धारा की मीडिया में पार्टी के समर्थन में कोई भी बयान प्रकाशित करना अपराध माना जाएगा। यहां तक कि पार्टी के समर्थन में जुलूस निकालना या भाषण देना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। लेकिन इस विधेयक का विरोध भी किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस विधेयक का विरोध सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि संसद के अंदर भी हुआ है। मुख्य विपक्षी दल जमाते इस्लामी के प्रमुख शफीकुर रहमान ने इस बिल की समीक्षा के लिए और वक्त मांगा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार अधिकारियों ने भी इस कदम की कड़ी आलोचना की है। जानकारों का कहना है कि किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना ठीक नहीं है, लेकिन सरकार के इस कदम के बाद शेख हसीना के सियासी अंत पर मुहर लगती दिखाई दे रही है। और अब चलते चलते में बात करेंगे पक्षियों की पैनी नजर की। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान में हजारों फीट ऊपर उड़ते बाज को जमीन पर दौड़ता एक छोटा सा चूहा कैसे दिख जाता है? हम इंसान तो थोड़ी सी दूरी के बाद धुंधला देखने लगते हैं, फिर पक्षियों की आंखों में ऐसा क्या है जिससे उन्हें इतना साफ इतनी दूरी तक दिख जाता है? इसे लेकर वैज्ञानिक पिछले 300 सालों से एक ही बात मान रहे थे, लेकिन अब एक नई खोज ने उनके भी होश उड़ा दिए हैं। तो आइए जरा इसके बारे में गहराई से जानते हैं। दरअसल हमारी और आपकी आंखों के पीछे एक पर्दा होता है जिसे रेटिना कहते हैं। इसे काम करने के लिए बहुत ऊर्जा और ऑक्सीजन चाहिए होती है, जो खून की नसें पहुंचाती है। अगर ऑक्सीजन ना मिले तो नसें मर जाएंगी और हम अंधे हो जाएंगे। लेकिन पक्षियों की आंखें बिल्कुल अलग होती हैं। उनकी रेटिना में खून की नसें होती ही नहीं है। वैज्ञानिकों को लगता था कि शायद वहां पेक्टेन ओकुली नाम का एक हिस्सा ऑक्सीजन पहुंचाता होगा। 1600 की सदी से यही थ्योरी चली आ रही थी, लेकिन प्रोफेसर जेम्स रैंडल और उनकी टीम ने जब गहराई से इसकी जांच की तो रिजल्ट ने सबको चौंका दिया। इस जांच में पता चला कि पक्षियों की आंख के आधे हिस्से को ऑक्सीजन मिलती ही नहीं है। अब साइंस कहता है कि बिना ऑक्सीजन कोई भी अंग काम नहीं कर सकता, लेकिन पक्षियों की आंखें बिना इसके न सिर्फ जिंदा हैं बल्कि हमसे कई गुना तेज काम करती हैं। वो 300 साल पुरानी बात अब गलत निकली कि कोई गुप्त नस वहां ऑक्सीजन पहुंचा रही है। ऐसे में वैज्ञानिक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पक्षियों की आंखें बिना ऑक्सीजन के इतनी पैनी कैसे बनी हुई हैं। अगर हम इसके कोर यानी गहराई में पहुंचने में सफल हो गए तो भविष्य में इंसानों को होने वाले लकवा और आंखों की गंभीर बीमारियों का इलाज ढूंढना भी आसान हो जाएगा। तो अगली बार जब आप किसी पक्षी को आसमान में उड़ते देखें तो समझ जाएगा कि आप उसे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उसकी आंखों में वो ताकत है जिसे समझने में इंसानों को 300 साल लग गए। तो फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।